एक अमीर व्यक्ति गाड़ी से कहीं जा रहा था और तभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक 23 साल की बेहद ही खूबसूरत मगर गरीब लड़की आ जाती है और दोनों की टक्कर हो जाती है। उसके बाद वो एकदम से गाड़ी रोकता है। गाड़ी रोकने के बाद उसे उतरता है और उतरकर जैसे उस लड़की को देखता है तो लड़की अब तक खड़ी हो रही थी और कह रही थी कि साहब कोई बात नहीं, गलती मेरी है और आप जाओ यहाँ से। लेकिन उसके बाद जो अमीर व्यक्ति होता है वह उससे कहने लगता है कि बेटी ऐसा करो, ये लो कुछ पैसे ले लो और अपना इलाज करवा लेना, जो कुछ भी तुम्हें थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। लेकिन तभी जो लड़की होती है वह उसकी तरफ देखती है और पैसे लेने से साफ मना कर देती है। कहती है कि साहब अगर आपको देना ही है तो काम दे दीजिए, मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर मेरे पास काम होगा तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, कोई भी काम होगा मैं कर लूँगी। अब इस बात को कहकर वह लड़की जैसे ही खड़ी होती है पूरी तरह से, तो तभी अचानक से एकदम से बेहोश हो जाती है और गिर जाती है ज़मीन पर। इसके बाद जो अमीर व्यक्ति होता है वह उसे वहीं पर एडमिट करा देता है। लेकिन इसके बाद ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ना तो इस अमीर व्यक्ति ने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, ना ही उस लड़की ने सोचा था कि ऐसा भी हो जाएगा। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। राजस्थान के अंदर एक शहर होता है बिजौलिया, वो भी भीलवाड़ा जिले के अंदर। भीलवाड़ा जिले के अंदर जो बिजौलिया शहर होता है, उसी शहर के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और एक उनका लड़का है। लड़के का नाम होता है विनय, पिता का नाम देवी सिंह होता है और देवी सिंह की जो पत्नी है उसे आज से लगभग 7 से 8 साल पहले लकवा मार चुका है और लकवे की वजह से वह ज़्यादातर बिस्तर में ही रहा करती है। नित्य क्रिया करने के लिए भी उसे दूसरे की जरूरत पड़ा करती है। अब इस तरह का ये परिवार था, लेकिन परिवार के पास धन संपत्ति काफ़ी अच्छी थी, तो इसी वजह से अपने जीवन को जैसे तैसे जी रहे थे। देवी सिंह का मार्केट में अच्छा व्यापार था, बहुत बड़ी दुकान थी होलसेल की, और उस दुकान को अब बेटा जो विनय था वह संभालने लगा था। यहाँ पर जो विनय है वह भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करता है, देवी सिंह भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करता है, और इस परेशानी का केवल एक ही कारण है, उनके घर की वह महिला जो कि बिस्तर में पड़ी हुई है। कारण यह था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जब पिता को लगा कि अब पत्नी की देखभाल के लिए किसी अपने सदस्य की ज़रूरत होगी, तो उसी समय पर पिता देवी सिंह ने बेटे के लिए एक लड़की ढूंढी और उस लड़की को पहले ही बता दिया गया था कि तुम्हें ना हमारी जो धर्मपत्नी है उसकी देखरेख करनी होगी, क्योंकि इस बच्चे की माँ को लकवा मारा पड़ा है। तो उसके बाद जो लड़की होती है उषा, वह इनकी प्रॉपर्टी को देखते हुए शादी के लिए हामी भर लेती है और कहती है कि ठीक है, मैं इनकी देखरेख कर लूँगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब उषा से शादी होने के बाद वह घर के अंदर आती है और घर के अंदर आने के बाद अपनी सास की देखरेख भी करने लगती है। लेकिन कुछ दिन उसकी देखरेख करने के बाद वह अपने पति को पूरी तरह से अपने प्यार में फंसाती है और प्यार में फंसाने के बाद कहने लगती है देखो मैं कब तक इसकी ये सब कुछ करती रहूंगी, क्योंकि वो बिल्कुल बिस्तर में पड़ी रहती थी। उसको कपड़े से साफ करना होता था, जो नित्य क्रिया के काम होते हैं सारे के सारे किसी और को कराने होते थे। तो इसीलिए वह अपने पति विनय से अपने अलग होने के लिए कहने लगती है। कहती है कि हम लोग अलग हो जाते हैं, कब तक हम ये सब कुछ करते रहेंगे और इनका ये जाने इनका काम जाने, हमें इनसे क्या मतलब। लेकिन जो विनय होता है वो कहने लगता है कि उषा तुम ये क्या कह रही हो, क्योंकि ये मेरी माँ है और माँ की देखरेख करने में भला कौन सा ऐसा पहाड़ टूट पड़ा जो तुम ये बातें कह रही हो। अब उसके बाद जो उषा होती है वो कुछ दिनों के लिए और चुप रहती है और कुछ दिनों बाद फिर से एक बार इसी तरह के डोरे डालकर देखती है अपने पति पर। लेकिन जब ये सभी चालें कामयाब होती हुई नहीं दिखाई देती है उषा को, तो उसके बाद उषा जो होती है एक दिन अचानक से इस बात को लेकर घर में कलेश कर देती है कि अगर मैं इस घर में रहूंगी तो अलग होकर रहूंगी और इनकी देखरेख मैं नहीं करूंगी। जबकि उसने पहले शादी से पहले ये सारी बातें तय कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसा कह देती है। तो यहाँ पर जो विनय होता है, क्योंकि पिता तो इस बात को सुनकर चुप रह जाता है कि बेटे की गृहस्थी का सवाल है, मैं क्यों बीच में बोलूं। लेकिन जो विनय होता है वो एकदम से अपनी आंखों में आंसू तो ले आता है, लेकिन अपनी पत्नी से कह देता है कि निकल जाओ यहाँ से। तो पत्नी ने मोटी एलुमनी लेकर उसे तलाक दे दिया था और उसके बाद विनय को अपनी पत्नी की बार बार याद आया करती है, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन को जिया करता है। इधर जो उसका पिता होता है विनय का, जिसका नाम होता है देवी शंकर भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसके बाद उसने कई वर्करों को हायर किया है, लेकिन कोई भी वर्कर इतनी अच्छी तरह से उसकी देखभाल नहीं कर सकता जितना कोई अपना परिवार का सदस्य कर सकता है। ज्यादातर लोग तो इस बात के लिए मना ही कर दिया करते हैं, लेकिन फिर भी देवी सिंह अपनी सी पूरी कोशिश करता रहता है और इधर उधर ढूंढता रहता है कि कोई ऐसी नौकरानी उन्हें मिल जाए जो घर का काम भी कर दे और साथ में मेरी पत्नी की देखरेख भी करते, भले उसके लिए कितने ही ज्यादा पैसे वो ले ले हमसे।
ऐसा सोचकर देवी सिंह इधर उधर लड़की ढूंढ रहे थे या कोई ऐसी महिला ढूंढ रहे थे जो उनकी पत्नी की देखरेख कर दे, और तभी अचानक से वे एक दिन मार्केट में जाते हैं। देवी सिंह पहले तो अपने बेटे के यहाँ पर जाते हैं और बेटे से कहते हैं कि बेटा आज मैं फिर एक नौकरानी देखने के लिए जा रहा हूँ, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अब देवी सिंह भी बुजुर्ग हो चले थे, उनसे भी इतना काम नहीं बन पाता था जो कुछ भी उसकी पत्नी का हुआ करता था, और इसीलिए वो ऐसा कह रहे थे। तो वह वहाँ पर जाने के बाद जब बेटा कहता है कि ठीक है पिताजी आप चले जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो वहाँ से सीधा एक महिला के पास जाता है जिसने उन्हें आज आने के लिए कहा था कि आज आप आ जाना, हमारे पड़ोस में एक लड़की रहा करती है और वो आपका पूरा काम कर देगी जो भी आप बता रहे हो। उसके बाद देवी सिंह उस महिला के पास जाता है और वहाँ पर जब उस लड़की से मिलता है तो लड़की इस बात को सुनने के बाद कि सारा कुछ काम उसे ही करना होगा, उठाना होगा, फिर लेटरिन पेशाब भी साफ करने होंगे, तो उसके बाद वो साफ मना कर देती है। कहती है कि ये काम देखो मुझसे नहीं होगा, आप ऐसा करो कोई नर्स ही रख लो। ऐसा कहकर वह तो मना कर देती है, लेकिन देवी सिंह को इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है और वह सोचने लगता है कि मैं क्या करूं। ऐसा सोचते हुए फिलहाल तो वहाँ से वापस लौट जाता है, क्योंकि उस महिला ने कह दिया था कि ठीक है साहब ये नहीं कर रही तो कोई और मैं आपके लिए देख दूंगी। उसके बाद वह गाड़ी को लेकर वापस अपने घर की तरफ आ रहा था और बेटे से उसने यही कहा था कि मैं यहाँ से उस लड़की के पास जाऊँगा, अगर वो हामी भरती है तो उसे लेकर घर चला जाऊँगा, और वरना वैसे भी घर चला जाऊँगा। वह काफ़ी परेशानी में भरा हुआ वहाँ से सीधा अपने घर की तरफ जाने लगता है, और जैसे वो यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर सफ़र तय करता है तो तभी रास्ते में एक छोटी सी मार्केट एरिया आता है, और उसी मार्केट एरिया में अचानक से जब एक गहन सोच विचार में देवी सिंह चल रहा था तो उसी से मैं अचानक से एक 23 साल की बेहद ही खूबसूरत और जवान लड़की, जिसने गरीबों वाले कपड़े पहन रखे और देखने में वो गरीब लग रही है, वह अचानक से गाड़ी के सामने आ जाती है। और उसके बाद देवी सिंह जो सोच विचार में था वह गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता है और दोनों की टक्कर तो हो जाती है, लेकिन उस समय पर देवी सिंह ने ब्रेक लगा ली थी। ब्रेक लगाने के बाद वह गाड़ी से उतरता है और उतरकर देखने लगता है उस लड़की को, तो जो लड़की होती है ये खड़ी हो रही थी और इसके हाथ पैरों में थोड़ी बहुत खरोंचें आ चुकी थी। उसके बाद वह कहने लगता है कि बेटा आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, लेकिन तभी ये लड़की कहती है कि नहीं साहब मुझे कोई चोट नहीं लगी, आप जाओ यहाँ से, खामखा लोग इकट्ठे हो जाएंगे और आपको बुरा भला सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गलती मेरी थी आपकी नहीं थी, मैं ही जल्दबाजी में इधर उधर भाग रही थी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो देवी सिंह होता है उसे लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी लड़की है और इसे तो कुछ पैसे देने चाहिए। ऐसा सोचकर वह अपने पास से कुछ पैसे निकालता है और कहता है कि बेटी ये लो, इन पैसों से अपनी थोड़ी बहुत मरहम पट्टी करवा लेना। लेकिन तभी यहाँ पर वो लड़की कहती है कि नहीं साहब मुझे पैसे नहीं चाहिए, अगर आप दे ही सकते हो तो मुझे कोई काम दे दो जिस काम से मैं अपना गुजारा कर सकूं। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो देव सिंह होता है उसके दिमाग में एकदम से अपने घर का काम आता है और वह पूछने लगता है क्या तुम सब काम कर सकती हो? तो वो कहती है कि साहब जो आप बोलोगे वो काम मैं कर दूंगी, बस मुझे काम चाहिए। इस बात को सुनकर देवी सिंह ये सोच ही रहा था कि मैं इसे ले जाऊं, कैसे ले जाऊं, क्योंकि शहर का मामला है और उनके पास रुपया पैसा भी है, तो कहीं ऐसा ना हो इस लड़की को कहीं से पता चल गया होगा इसे काम की जरूरत है और ये एक साथ से गाड़ी से आगे आकर मेरे घर के अंदर घुस जाए और उसके बाद घर में चोरी करके वहां से फरार हो जाए। ऐसा सोचकर वह जब उसकी तरफ देखता तो तभी यहाँ पर जो लड़की होती है वह एकदम से बेहोश हो जाती है और उसके बाद जो देव सिंह होता है उसे उठाकर पास ही के एक क्लिनिक में ले जाता है डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब को दिखाता है कि डॉक्टर साहब इसे क्या हो गया। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब थोड़े बहुत जो चेकअप करते हैं वो करते हैं और करने के बाद कहते हैं कि इसे तो भूख की वजह से काफ़ी ज़्यादा चक्कर आए थे और चक्कर आने की वजह से ही शायद ये इस तरह से बेहोश हो गई है। कोई बात नहीं, मैं इनको ग्लूकोज चढ़ा देता हूँ और थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी, खतरे वाली कोई बात नहीं है। वो कहते भी है कि इस तरह से गाड़ी के सामने आ गई थी, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो देव सिंह होते हैं वो वहीं पर बैठे रहते हैं क्योंकि उन्हें उससे पूछना है और वे जानना चाहते हैं कि कौन है ये लड़की जो काम करना चाहती है, कोई ऐसी वैसी चाल तो इसकी नहीं है। धीरे धीरे वहाँ पर बैठे बैठे उसे शाम हो जाती है और शाम को समय जब बेटा विनय घर पहुँचता है और घर पर उन्हें अपना पिता नहीं दिखता तो उसके बाद पहले तो अपनी माँ को पानी वगैरह पिलाता है, उन्हें अच्छी तरह से उनकी देखरेख करता थोड़ी बहुत, क्योंकि दोनों बाप बेटे मिलकर किया करते थे। और उसके बाद वह अपने पिता को फ़ोन करके पूछने लगता है कि पिताजी कहाँ हो? तो वह बताता है कि बेटा मैं यहाँ पर हूँ, ऐसे ऐसे एक लड़की गाड़ी के सामने आ गई थी तो उसे एडमिट करवा रखा है। उसके बाद जो बेटा होता है वो कहता है कि ठीक है मैं अभी वहीं पर आ रहा हूं और आप घर आ जाना, मैं उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दिलाकर छोड़ दूंगा। यहाँ पर जो पिता होता है वह भी परेशान हो चुका था तो वह भी कह देता है कि ठीक है आ जाओ बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद जो बेटा होता है वह वहाँ से वहाँ पर चला जाता है और पिता को वो अपने घर भेज देता है। वह उसकी देखरेख करने लगता है और थोड़ी देर में उस लड़की को भी होश आ जाता है। जैसे उसे होश आता है तो यहाँ पर जो विनय होता है वो पूछने लगता है कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना?
तो यहाँ पर जो लड़की होती है जिसका नाम होता है सलोनी, वह कहने लगती है कि हाँ साहब, अब तो मैं ठीक हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ऐसे एडमिट करा दिया। लेकिन डॉक्टरों से भी बता चुका था कि ये भूख के मारे परेशान है और इसी वजह से चक्कर आए थे इसे। तो उसके बाद वह कहने लगता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम इतनी भूख की वजह से इस तरह से कैसे हो गई, क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है, क्या तुम्हारे पास खाने पीने का इंतजाम भी नहीं है। तो उसके बाद जो लड़की होती है वह अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहने लगती है कि नहीं साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर विनय पूछने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों। तो जो लड़की होती है जो अपनी कहानी बताती है, उसे सुनने के बाद विनय की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो तुम मेरे साथ, हमें भी काम करने वाले की जरूरत है, अगर तुम हमारे यहाँ पर काम करोगी तो तुम्हारे रहने खाने का दोनों इंतजाम हो जाएंगे। उसके बाद जो लड़की होती है वह भी इस बात के लिए तैयार होती है और उसके साथ बैठकर चलने लगती है। धीरे धीरे वो लोग घर पर पहुंचते हैं और जैसे देवी सिंह अपने बेटे विनय को उस लड़की के साथ देखता है तो देखने के बाद एकदम से उसके मन में वही बातें घूमने लगती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं ये हमारे घर में चोरी चकारी करके यहाँ से भाग जाए। और उसके बाद अपने बेटे से कहने लगता है, बेटा तू इसे घर क्यों ले आया। तो उसके बाद जो बेटा होता है विनय, वह कहता है कि पिताजी आप मेरे साथ एक साथ आओ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उसके बाद जो पिता होते हैं वह उसके साथ चले जाते हैं और दोनों बाप बेटे घर के बाहर जो छोटा सा पार्क बना हुआ था उसमें टहलते हुए बातें करते हैं। और यहाँ पर जो बेटा विनय होता है वो उसे उस लड़की सलोनी की दर्द भरी कहानी सुना देता है। कहता है कि ये बात मैंने टेली भी कर ली है, ऐसा ही है, इसका पिता है और पिता बहुत ही ज़्यादा शराबी है, ये बात कंफर्म हो गई है। दरअसल यहाँ पर जो बेटा होता है वह पिता को बताता है कि पिताजी ये जो सलोनी है इसके घर में केवल इसके पिता हैं जिसका नाम हरिराम होता है और जो हरिराम है वह शराब पिया करता है। हरिराम की पत्नी का देहांत आज से लगभग 10 साल पहले हो चुका है जिसका नाम चंपा था और शराब पीने के कारण और साथ में बेटी की टेंशन के कारण ये कुछ ऐसा हो जाता है कि एक रात हरिराम जब शराब पीकर आता है तो अपनी बेटी पर ही गलत निगाह रखने लगता है, क्योंकि बेटी उसे समझा रही थी कि पिताजी ऐसा मत करो। लेकिन शराब के नशे में जब अपनी बेटी को देखता है तो एकदम से उस पर गलत तरीके से हाथ लगाने लगता है और उसके बाद बेटी जैसे तैसे अपने आप को बचाकर वहां से अपने आप को दूसरे कमरे में बंद करती है। लेकिन उसके बाद वह अगले दिन फिर से ये हरकत करता है और इसके बाद जो बेटी होती है वह रात के समय अपना घर छोड़कर इस शहर के अंदर आकर इधर उधर भटक रही थी। 2 दिन इसे भटकते हुए हो जाते हैं और 2 दिन से इसने खाना पीना कुछ भी नहीं खाया है, इसी वजह से इसे ऐसे चक्कर आ गए थे। यहाँ पर ये बात सारी की सारी मैंने टैली कर ली है और आप चिंता मत करो। तो यहाँ पर जो देवी सिंह होता है उसे भी बड़ा तरस आता है और वो कहता है कि ये घर का काम तो संभाल लेगी ना। तो वो कहता है कि हाँ बाबूजी, मैंने इसे बोल दिया है कि जो जो काम करना है वो आराम से संभाल लेगी। इसके बाद जो देवी सिंह होता है वह उसे घर के अंदर रहने की अनुमति दे देता है और वहीं पर उसी घर में उसे एक कमरा भी दे दिया जाता है। वहां पर रहकर जो सलोनी है 2023 की ये बात होती है, वह अच्छी तरह से यहाँ पर विनय की माँ की देखरेख करती रहती है। देखरेख को इस तरह से करती है कि जिस तरह से देखने के बाद लगता है कि सच में ये इनकी बेटी है और एक माँ को जैसे बेटी रखा करती है उस तरह से रखा करती है। और घर के अंदर खुद से खाना बनाना, खुद से साफ सफाई करना, सारा काम खुद ही किया करती है। तो इन बातों को देखकर बाप बेटे बड़े खुश होते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल के अंदर जो सलोनी थी वह एक परिवार का हिस्सा सा ही बन गई थी और उसे देखने से बिल्कुल भी ये नहीं कहा जाता था कि ये परिवार का हिस्सा ना हो। 2 साल तक लगातार जब उसके पास रहती है, वहां पर उसकी पत्नी के कुछ पुराने सामान थे वो उन्होंने उसे पहनने के लिए दे दिए थे। लेकिन उसके बाद एक दिन अचानक से जो विनय होता है जब ये देखता है कि 2 साल से लगातार मेहनत कर रही है तो उसके बाद उसे लगने लगता है कि क्यों ना मैं इसे एक बार शॉपिंग करा के लाऊं। ऐसा सोचकर जो विनय होता है वह अपनी जो सलोनी होती है घर की नौकरानी, उसे लेकर मार्केट चला जाता है शॉपिंग कराने के लिए। और जिस मॉल में वो जाता है उस मॉल के बाहर ही एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो जैसे ही वो लोग वहां पर शॉपिंग कर रहे थे ऊपर वाली मंजिल पर, क्योंकि ऊपर वाला फ्लोर उस मॉल का लेडीजों के लिए था, नीचे वाला जेंट्सों के लिए था। तो ऊपर वाले मॉल के जो फ्लोर था उसमें कांच लगा हुआ था और उस कांच के जरिए बाहर जो बिल्डिंग पर मजदूर काम कर रहे थे उन्हीं को वो लड़की दिख जाती है। अब पहले तो उसे ऐसे देखते हैं और देखने के बाद वहीं पर एक व्यक्ति काम कर रहा था जो कोई नहीं, जिसका नाम था हरिराम। हरिराम कौन? हरिराम इस लड़की सलोनी का पिता, जो कि पहले भी मजदूरी किया करता था और आज भी मजदूरी कर रहा है। 2 साल भले हो गए हों, लेकिन उसने अपनी बेटी को देखकर पहचान तो लिया था, बट वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं था। यहाँ पर जो सलोनी होती है ढेर सारी शॉपिंग करती है। पहले तो वो मना भी करती है, कहती है कि साहब नहीं, मुझे शॉपिंग नहीं करनी। लेकिन वो कहता है देखो, तुम हमारे परिवार का सदस्य हो और जिस तरह से तुम मेरी माँ की देखरेख किया करती हो उस तरह से हम तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ करें,
लेकिन इतना ही काफ़ी है कि हम तुम्हें शॉपिंग करा रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर वह उसे शॉपिंग कराता है, ढेर सारी शॉपिंग वो करती है और उसके बाद जब वो उतरकर गाड़ी में बैठने लगती है तो उसी समय जो हरिराम होता है वो एकदम से उसे देखकर अच्छी तरह से पहचान लेता है और जैसे उसके पीछे चलने लगता है तो यहाँ पर इतनी देर में जो विनय होता है वह सलोनी को गाड़ी में बिठाकर घर की तरफ रवाना हो जाता है। वो लोग उसके पीछे भागते, साथ में कुछ और मजदूर भी उसके पीछे भागने लगे थे जब वह बेटी बेटी कहकर चिल्लाता है और तभी यहाँ पर अचानक से गांव का ही एक व्यक्ति बाइक लेकर आ जाता और पूछता कि क्या हुआ, तो वो कहने लगता है कि मेरी बेटी को लेकर गाड़ी में जा रहा है, इन्होंने हमारी बेटी को बंदी बना रखा है। इसके बाद वह आदमी उसे बाइक पर बैठाता है और बाइक पर बैठाने के बाद बाइक को लेकर सीधा उस गाड़ी के पीछे लगाकर उस घर तक पहुंच जाता जिस घर के अंदर सलोनी पिछले 2 साल से लगातार रह रही थी। अब जैसे वो वहां पर पहुंचता है तो बड़े घर को देखकर उसकी हिम्मत नहीं होती है और इसी वजह से फिलहाल तो वह यहाँ से वापस आ जाता है। लेकिन अगले ही दिन सुबह सुबह तकरीबन 8:30 बजे जब परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर थे, उसी समय जो हरिराम होता है वह गांव के कुछ व्यक्तियों को लेकर वहां पर आ धमकता है और आकर कहने लगता है कि इन लोगों ने मेरी बेटी को बंदी बना रखा है और मुझे मेरी बेटी चाहिए। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो विनय और उसके पिता होते हैं वह हैरान हो जाते हैं कि कौन है ये और कौन सी इनकी बेटी है। तो वो पूछने लगते हैं कि कौन सी तुम्हारी बेटी, तो वह कहने लगता है कि सलोनी वही मेरी बेटी जिसको तुम अपने घर में रखा करते हो। कल मैंने तुम्हारे बेटे के साथ गाड़ी में उसे देखा था और तुम्हें नहीं पता तो तुम्हारे बेटे को जरूर पता होगा। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो देवी सिंह होता है वो कहता है कि अरे इस बात के बारे में तो मुझे ही पता है और तुम इन लोगों को क्यों लेकर आए हो, क्या इनके सामने अपनी हकीकत खुलवानी है। तो यहाँ पर और लोग कहने लगते हैं कि क्या हकीकत है ऐसी। तो यहाँ पर जो विनय का पिता होता है वह पूरी सच्चाई उनके सामने बयां कर देता है कि अपनी बेटी को इस तरह से इसने परेशान कर रखा था और हमने तो उसे घर के अंदर केवल इसलिए रखा है ताकि वह हमारे घर का काम कर सके और हम उसे बदले में तनख्वाह दे सकें। जब से वो यहाँ पर काम कर रही है उस दिन से लेकर आज तक का हिसाब उसके एक बैंक अकाउंट में है और वो सारा पैसा जमा है, क्योंकि वो पैसे तो मांगती नहीं है लेकिन फिर भी हमने उसके अकाउंट में पैसे डलवा रहे हैं। इस बात को सुनकर जो गांव वाले होते हैं वह विश्वास तो कर रहे थे, लेकिन तभी हरिराम कहने लगता है नहीं ऐसा नहीं है, मेरी बेटी को बुलाओ, ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो उसकी बेटी होती है वह आ जाती है क्योंकि उसे भी सारी बातें पता चल गई थी और आने के बाद सभी गांव वालों के सामने अपने पिता की पोल खोल देती है और कहती है कि ऐसा ही है, ये मेरा बाप जरूर है लेकिन मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इस बात को सुनकर गांव के जो गणमान्य लोग होते हैं वो वहीं पर हरिराम पर पिटाई लगाने लगते हैं, लेकिन तभी जो बेटी होती है वो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, कहती है कि चाचा ताऊ ऐसा मत करो, आखिर है तो ये मेरा पिता ही, बस आप ऐसा कर दो कि जिंदगी भर ये मेरे पास ना आए। तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं बेटा हम लोग इसे अभी ले जा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। गांव के 2 व्यक्तियों को उसके साथ भेज दिया जाता है और उसको धमकाते हुए गांव में वापस कर दिया जाता है। लेकिन वहीं पर गांव का एक समझदार व्यक्ति उसके पिता यानी कि देवी सिंह और उसके बेटे विनय दोनों से कहने लगता है कि देखो ये शराबी व्यक्ति है और आपको बार बार परेशान करेगा, इससे अच्छा कुछ ऐसा करो ताकि ये आपके यहाँ पर बार बार ना आ सके, क्योंकि आज तो हम लोग थे ये मान गया, शराबियों को कोई भरोसा नहीं होता, आपसे इधर उधर कुछ ऐसा वैसा कह दे। इस बात को सुनकर वो कहने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि इस बारे में मुझे नहीं पता, तुम खुद ही सोचो और कुछ ना कुछ ऐसा करो, या तो इसकी बेटी की शादी करा दो कहीं, अगर तुमने इस पर रहम खाकर ये चीज़ की है तो। ऐसा कहकर वह व्यक्ति तो चला जाता है, लेकिन तभी जो देवी सिंह होता है उसे लगने लगता है कि ऐसा करता हूं कि इसकी शादी अपने बेटे से ही करा देता हूं। ऐसा वो पहले तो मन मन में सोचता है, क्योंकि अब तक उसका हुलिया पूरी तरह से चेंज हो गया था और देखने से बिल्कुल भी नहीं लगा करता था कि इस घर की नौकरानी है। फिर उसे लगता है कि अड़ोस पड़ोस वाले क्या बातें बनाएंगे, लेकिन फिर वो जब देखता उसके सेवा के भाव को तो वो सोचता कि यही सही रहेगा। लेकिन उससे पहले वो अपने बेटे से इस बारे में बात करता है। अपने बेटे को शाम के समय एकांत में ले जाता है और उसे पूछने लगता है कि बेटा अगर मैं तेरी इस लड़की से शादी करा दूं तो कैसा रहेगा, क्योंकि वो लोग भी ऐसा कह रहे थे और अगर ऐसा हो जाएगा तो ये हमारे परिवार का सदस्य हो जाएगी और उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जो विनय होता है वो कहता है कि आपकी जैसी इच्छा वैसी ठीक है, लेकिन मैं शादी करने से पहले इसकी अनुमति होनी ज़रूरी है, वरना कहीं ऐसा लगे मुझे ज़िंदगी भर कि हम लोगों ने इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। तो यहाँ पर जो विनय के पिता होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है तो चलो घर के अंदर चलते हैं और इसे पूछते हैं। जिस कमरे के अंदर विनय की माँ होती है वहीं पर उस लड़की को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद सलोनी से पूछा जाता है कि बेटी हम लोग तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। अब इस बात को सुनते ही सलोनी अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहने लगती है
कि अंकल जी देखो, मेरे पिता को तो आप जानते ही हो कैसा है, और मैंने अपनी माँ को काफ़ी दिन पहले का देखा है, और आपकी पत्नी के अंदर, मालकिन के अंदर मुझे अपनी माँ दिखा करती है। तो आप मेरी शादी ना करें, मैं तो इसी घर में इनकी सेवा करते हुए अपने जीवन को बिताना चाहती हूँ, और उसके बाद आपकी सेवा करूँगी, और उसके बाद विनय बाबू के बच्चों की सेवा कर लूँगी। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो देवी सिंह होते हैं वह मुस्कुराते कहते हैं, नहीं बेटी, अब तो हम तुम्हारी शादी कर रहेंगे, बस तुम्हें ये पूछना है कि तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं है, क्योंकि इस वजह से तो तुम्हारा पिता बार बार यहाँ पर आएगा। लेकिन यहाँ पर जो सलोनी होती है वह मना कर देती है, कहती है नहीं अंकल जी, मैं शादी नहीं करूँगी, मालिक साहब मुझे यहीं पर रहने दो। लेकिन तभी यहाँ पर जो पिता होता है देवी सिंह, वह कहने लगता है कि बेटी, हम तुम्हें शादी करके बाहर नहीं भेजना चाहते, अगर तुम राजी हो तो मैं अपने बेटे से तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर सलोनी एकदम से कहने लगती है कि साहब ये आप क्या कह रहे हो, आपके पास कितना पैसा है और मैं घर की नौकरानी हूँ। लेकिन तभी वो कहते हैं बेटा, जिस तरह से तुम काम किया करती हो उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम नौकरानी हो, तुमने तो घर के सदस्य का सा काम किया है, तो इसी वजह से ये फाइनल फैसला है, अगर तुम राजी हो तो हम तुम्हारी अपने बेटे से शादी कराएंगे। उसके बाद सलोनी भी मान जाती है और सलोनी और विनय दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी की खबर गांव के उन चुनिंदा लोगों को भी दी जाती है ताकि वो लोग उसके पिता हरिराम को बता सके कि उसकी शादी हो चुकी है इतने बड़े घर के अंदर, और इसीलिए उन लोगों को भी यहाँ पर बुलाया गया था। उसके बाद शादी होने के बाद आज तक भी वो लोग एक साथ अपना जीवन जी रहे हैं। 2025 में उनकी शादी हुई थी और अब 2026 चल रहा है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।